गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट। क्या हमारा अलाउद्दीन खिलजी चल रहा था ना? अलाउद्दीन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? खिलजी वंश चल रहा था। खिलजी वंश में राजा चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने ना खुद को एक क्वेश्चन लिख लेना, खलीफा का दाहिना हाथ बताया था। खलीफा का दाहिना हाथ बताया था, लिख लो। इसने खुद को खलीफा का दाहिना हाथ बताया था, यानी यामीन उल खिलाफत की इसने उपाधि धारण की थी। यानी यही क्वेश्चन आया था बेटा एक बार, मतलब एक किसी स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, खुद को खलीफा का दाहिना हाथ किसने बताया था? तो खुद को खलीफा का दाहिना हाथ किसने बताया था? अलाउद्दीन खिलजी। एक तो बेटा इसने टैक्स कर दिया था, मैंने बताया था 1/2। क्या कर दिया था? और एक इसके टाइम में खुम्स कर होता था। कौन सा होता था? खुम्स। ये होता था बेटा युद्ध लूट का, युद्ध लूट का। ठीक है, और इसमें ना खुम्स में ना 75% हिस्सा होगा राजा का और 25% हिस्सा किस में बांट दिया जाता था? सैनिकों में बांट दिया जाता था। अब सैनिक है ना दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? लूटते थे 25% के लिए। तो राजा की 75% आय क्या हो गई थी? फिक्स हो गई थी। और सैनिक है ना वो खुम्स का टोटल अगर 100 रुपए कहीं से मिले है ना तो 75 तो राजा को दे देते वो और 25 अपने में बांट लेते। तो उस 25 के लिए सैनिकों ने ना, क्योंकि स्थायी सेना थी, उन्होंने बहुत ज्यादा क्या किए थे बेटा? विद्रोह किए थे। ठीक है, अब है ना एक तो ये याद कर लेना, इसने एक खालसा भूमि की स्थापना की थी। कौन सी भूमि बेटा? खालसा भूमि। ठीक है, खालसा भूमि का संस्थापक किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, डबल अंडरलाइन करके लिखना। खालसा भूमि का जनक या संस्थापक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है बेटा? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, इसने खुम्स का मतलब खुम्स क्या होता था? एक कर होता था जो युद्ध पर लूट पर होता था। यानी इसका 75% हिस्सा किसको मिलता था? खुम्स का, राजा को, और 25% किसको मिलता था बेटा? सैनिकों को। ठीक है, इसने मैंने बताया था 1296 में ना दक्षिण विजय के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने किसको हराया था? रामचंद्र देव को। और उसकी ना एक बेटी थी जयतपाली, लिख लो, जयतपाली। जयतपाली उसकी बेटी थी रामचंद्र देव से की। और उससे ना अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर ली? शादी। और उससे इसको बेटा हुआ था, उसका नाम सिहाबुद्दीन उमर था। सिहाबुद्दीन उमर किसका बेटा था बेटा? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा होता था। लिख लो, सिहाबुद्दीन उमर किसका बेटा होता था? अलाउद्दीन खिलजी का बेटा होता था। 1296 में ना इसने किसको जीता था बेटा? जब देवगिरी को। और देवगिरी का शासक कौन था? ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था मैंने आपको। 1296 में ये दक्षिण विजय अभियान पर किसके टाइम में गया था? अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में। कब गया? 1296। तो रामचंद्र देव जो यादव वंश का राजा, हिंदू राजा था, उससे इसने संधि कर ली। तो संधि स्वरूप है ना उसने अपनी बेटी जयतपाली की शादी किससे कर दी? अलाउद्दीन खिलजी से। और जयंतपाली से इसको कौन सा बेटा हुआ था बेटा? सिहाबुद्दीन उमर। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन कभी नहीं आया है, ये क्वेश्चन कभी इतिहास में बना तो सिहाबुद्दीन उमर किसका बेटा था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सिहाबुद्दीन उमर है ना अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? बेटा था। हम कहते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद है ना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी राजा बना, उसके बारे में ही पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसका एक बेटा याद रख लेना, कौन था? सिहाबुद्दीन उमर था। इसका एक बेटा कौन होता था? सिहाबुद्दीन उमर होता था। और अलाउद्दीन खिलजी के ना पिता का नाम होता था सिहाबुद्दीन मसूद। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या होता था बेटा? सिहाबुद्दीन मसूद होता था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या होता था? सिहाबुद्दीन मसूद होता था। और बेटे का नाम क्या था?
उमर। बेटा उमर है और पिता मसूद है। दोनों में नाम क्या है स्टार्टिंग में? सिहाबुद्दीन। सिहाबुद्दीन उमर बेटा है और सिहाबुद्दीन मसूद क्या है? इसका पिता था। ठीक है, इसने ना सिंपल सी बात है बेटा, कौन सा, इसने खुद को किसका हाथ काटा? खलीफा का दाहिना हाथ काटा। खलीफा का कौन सा हाथ काटा? दाहिना हाथ। और खुम्स कर को इसने कितना कर दिया था? 75% राजा, 25% सैनिक। और इसने किस भूमि का जनक कहा गया? खालसा भूमि। अब कहते हैं इसके टाइम में 3 विद्रोह हुए थे। क्या हुए थे बेटा? और जब इसने विद्रोह का पता लगाया ना, तो इसको पता चला कि विद्रोह क्यों हो रहा है। एक तो है ना वो राजा है ना, ठीक है, यानी मतलब विद्रोह का पता किसने लगाया? राजा ने। तो पहला कारण पता चला, प्रजा राजा से डायरेक्ट, ठीक है, सीधा नहीं मिल सकती, इसलिए क्या हो रही है बेटा? विद्रोह हो रही है। दूसरा है ना, लोग है ना क्या पीते हैं? शराब पीते हैं, ठीक है, मतलब जुआ खेलते हैं, ठीक है, और ये भी है ना मतलब तंबाकू पीते हैं, ठीक है, ये भी विद्रोह का क्या रहेगा बेटा? प्रमुख है कारण। और तीसरा था अमीरों के पास क्या होना बेटा? ज्यादा धन होना विद्रोह का कारण है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 3 विद्रोह हुए थे ना, तो इसने विद्रोह का पता लगाया कि एक राजा है ना वो किससे नहीं मिल सकता डायरेक्ट, यानी सॉरी प्रजा डायरेक्ट किससे नहीं मिल सकती? राजा से नहीं मिल सकती। ये बेटा पुराने टाइम की भी सच्चाई है, आज की भी सच्चाई है। आप है ना डीसी ऑफिस कभी भी जाकर देखना, आपको कहना मेरे को डीसी साहब से मिलना है, तो बाहर वाले है ना जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी है ना वो आपको डीसी से मिलने ही नहीं देंगे। बोला साहब मीटिंग में है, ठीक है, कोई सारा दिन मीटिंग थोड़ी चलती है, ठीक है, लेकिन वो आपको वहीं से वापिस है भेज देंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती है, लेकिन ना थोड़ी सी नॉलेज रखा करो। अगर कहीं भी आपको मिलने जाना है ना, ठीक है, वहां पर अगर कोई आपको रोके ना कि साहब मीटिंग में है, उनको कह देना कि मैं चंडीगढ़ ऑफिस से आया हूँ, ठीक है, साहब को मीटिंग है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, एक बार मेरे साथ हुआ था, डीसी से मिलने गया था मैं, ठीक है, अंडर सेटिंग वगैरह तो करे रखते ही हैं, ठीक है, तो उनको जाकर वो उन्होंने कहा कि कोई साहब नहीं है, वो अंदर है ही नहीं, डीसी साहब अंदर नहीं है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अंदर नहीं है ना। जब आए ना डीसी साहब, उनको कह देना चंडीगढ़ हेड ऑफिस से आए हैं, ठीक है, इतना कहते ही मैं चला गया। ठीक है, नीचे गया ही नहीं था, वो भागा आया, बोला सर आइए बैठिए, चाय लीजिए, ठीक है, पकोड़े मंगवाए मेरे लिए उसने, ठीक है, बोला साहब से 5 मिनट बाद मिलाता हूँ। ये होता है बेटा, क्योंकि इनका ना चंडीगढ़ हेड ऑफिस है ना, इनको रिपोर्ट करनी होती है डीसी को, ठीक है, और बाद में डीसी साहब बड़े पोलाइट इंसान थे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, क्योंकि उनसे तो लोगों को मिलने ही नहीं दिया जाता, इसलिए हमारे अंदर ऐसी छवि बन जाती है, बोला डीसी है ना किसी से मिलता नहीं है। अरे डीसी तो मिलना चाहता है, लेकिन बाहर वाले डीसी से हमें मिलने ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो कभी है ना नॉलेज रखा करो, ठीक है, हर जगह ना ये मत कह देना वहां से आया हूँ, कहीं वो जानता ही ना उसको ऑफिस को, ठीक है, ऐसे ऑफिस का नाम बोलना जहां से उनको लगे कि दबाव हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रजा राजा से सीधा क्या नहीं, इसने कह दिया आज के बाद है ना प्रजा डायरेक्ट किससे मिलेगी? राजा से मिलेगी। दरबारियों को कह दिया अगर कोई भी इंसान आया ना उसको रोक लिया मिलने से ना, तो आज के बाद आपकी खैर नहीं है। तो ये पहला इसने कट किया, तो विद्रोह होना क्या हो गए? बंद। और दूसरा इसने ना शराब पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। हम कहते हैं ना चौधरी बंसी लाल ने 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 शराबबंदी कर दी। तो सबसे पहले शराबबंदी दिल्ली सल्तनत में किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। और अमीरों का इसने क्या कर दिया? दमन कर दिया। ठीक है, तो ये इसने ना विद्रोह को क्या कर लिया? रोक लिया। और 1316 में बेटा इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। अब इसका बेटा राजा बनेगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। यहां तक याद रह जाएगा ना? बेटे का नाम क्या था इसका? और पिता का नाम? वेरी गुड। अब राजा बनेगा बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। हाँ, एक ये क्वेश्चन बनेगा, किसने उलेमाओं का दखल बर्दाश्त नहीं किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी है ना,
उसने किसका दखल बर्दाश्त नहीं किया बेटा? उलेमा का दखल बर्दाश्त नहीं किया। ठीक है, किसने उलेमाओं के हिसाब से शासन नहीं किया बेटा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्योंकि पुराने टाइम में जितने भी ये मुसलमान राजा थे ना, ये उलेमाओं के हिसाब से क्या करते थे? शासन करते थे। इसने बोला कोई उलेमा की नहीं मानेगा, मैं खुद क्या हूँ? खलीफा का दाहिना हाथ हूँ, मैं खलीफा का खुद क्या हूँ? दाहिना हाथ। तो इसने उलेमाओं का क्या किया था बेटा? दखल। पहले उलेमा राजा के राजकाज में क्या करते थे? दखल। तो इसने उलेमाओं का दखल क्या नहीं किया? कभी भी बर्दाश्त है। एक टाइम में कहते हैं एक व्यक्ति होता था बेटा जिसका नाम होता था ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक है ना, इसने ना बेटा किससे रक्षा की थी? मंगोलों से। ठीक है, मंगोलों से क्या की थी बेटा? राज्य की रक्षा की थी। और मंगोलों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने खुश होकर ना ग्यासुद्दीन मलिक को कौन सी उपाधि दे दी? गाजी मलिक की उपाधि दे दी। और पंजाब में एक जगह है दीपापुर। ठीक है, और दीपापुर को इसका क्या बना दिया था? राज्यपाल बना दिया। किसको दीपापुर का राज्य बना दिया बेटा? ग्यासुद्दीन तुगलक। और ग्यासुद्दीन तुगलक की अलाउद्दीन खिलजी के मतलब किस में सहायता की थी? जब अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को भगा रहा था ना, तो किसने सहायता की थी इसकी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और ग्यासुद्दीन तुगलक को ना सरहद का रखवाला इसने घोषित कर दिया था। और कौन सी उपाधि दे दी? गाजी मलिक। इसको पता नहीं था ये ग्यासुद्दीन ही तुगलक ही तेरे वंश का पतन का क्या बनेगा? कारण बनेगा। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो ना है? समझ आ रहा है? लगता तो नहीं है, चेहरे तो नहीं बता रहे समझ आ रहा है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ बेटा। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी पढ़ने से पहले ये याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका दखल बर्दाश्त नहीं किया था? उलेमाओं का। और इसने ना जो ग्यासुद्दीन तुगलक आगे आएगा, जो तुगलक वंश का संस्थापक होगा, उसको कहाँ का राज्यपाल बना दिया? क्यों राज्यपाल बनाया बेटा? क्योंकि उसने ना इसकी सहायता की थी मंगोलों से रक्षा करने के लिए। और इसको कौन सी उपाधि दे दी उसने? गाजी मलिक की उपाधि दे दी। अब किसका शासनकाल पढ़ेंगे बेटा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कब से कब तक रहा? 1290 से 96। 1296 से 1316 अलाउद्दीन खिलजी। और 1316 से 1320 कौन रहेगा बेटा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। बड़ा खतरनाक राजा था। ठीक है, बोला पिता ने खुद को खलीफा का दाया हाथ कहा है, मैं खुद क्या हूं? खलीफा। तो बेटा पहला राजा था जिसने खुद को क्या कहा था? खलीफा। लिख लो, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र राजा था। इससे ना तो इससे पहले किसी ने खलीफा की उपाधि धारण की, ना इसके बाद। लिख लो, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला, खलीफा की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला। इसके पिता ने किसकी उपाधि धारण की थी बेटा? खलीफा का दाहिना हाथ यानी यामीन उल खिलाफत की उपाधि धारण की थी। और इसने कह दिया तो मैं तो खुद क्या हूं? खलीफा हूं। ठीक है, ये लिख लो, बड़ा अयोग्य राजा था, बड़ा अयोग्य राजा था। लिख लो, इस वंश का सबसे अयोग्य राजा था। लिख लो, इस वंश का सबसे अयोग्य राजा कौन होता था बेटा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। लिख लो, इस वंश का सबसे अयोग्य राजा कौन होता था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इस वंश का क्या होता था? सबसे अयोग्य राजा होता था। और कहते हैं बेटा, ठीक है, इसका राजकाज में कोई ध्यान नहीं था। क्या नहीं था? राजकाज में कोई ध्यान नहीं था। कहाँ? तो बेटा इसके पिता ने ना कल पढ़ाया था, कहाँ तक चला गया था दक्षिण अभियान में? मदुरई। मदुरई कहाँ पर रहेगा? ठीक है, तमिलनाडु में चला गया था दक्षिण अभियान करते हुए। और कहाँ है ना बेटा इसका बेटा है, इसका राजकाज में क्या नहीं रहेगा? कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसके पिता का राजकाज में क्या नहीं रहेगा बेटा?
कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का किस में इंटरेस्ट नहीं था? राजकाज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये ऐसा राजा था बेटा, कहते हैं ये बिना कपड़ों के ही राज दरबार में आ जाया करता था। ये क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा राजा था जो बिना कपड़ों के ही राज दरबार में आ जाया करता था। लिख लो, ऐसा कौन सा राजा था जो बिना कपड़ों के ही राज दरबार में आ जाया करता था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये बिना कपड़ों के ही ना क्या आ जाता था? राज दरबार में आ जाया करता था। बड़ा अयोग्य राजा था। इसका फायदा उठा करना, इसका एक सेनापति था बेटा जिसका नाम था खुसरो खां। क्या था? खुसरो खां। खुसरो खां ने ना 1320 में इसकी क्या कर दी बेटा? हत्या कर दी। लिख लो, इसका फायदा उठाकर खुसरो खां ने इसकी क्या कर दी बेटा? हत्या कर दी। अब खुसरो खां कुछ टाइम के लिए क्या बनेगा? राजा बनेगा। लिख लो, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल कब से कब तक है? 1316 से 1320। पेपर में यही क्वेश्चन आता है बेटा, खुद को खलीफा का किसने कहा था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। बिना कपड़ों के दरबार में कौन आता था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसकी हत्या किसने की थी? खुसरो खां। और खुसरो खां है ना बेटा, ये खुद है ना कुछ टाइम के लिए बना था। 1320 से लेकर 1320 तक कौन रहा था? खुसरो खां रहा था। और कहते हैं खुसरो खां है ना, इसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। क्या था बेटा? निजामुद्दीन औलिया का ये क्या होता था? शिष्य होता था। और निजामुद्दीन औलिया लिख लो, एक सूफी संत होते थे। ठीक है, ये किसका शिष्य होता था? खुसरो खां निजामुद्दीन औलिया का क्या होता था? शिष्य होता था। और निजामुद्दीन औलिया है ना बेटा, ठीक है, आप चिश्ती संप्रदाय कभी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय के ना प्रमुख गुरु में एक माना जाता है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया का क्या होता था? ये बता दो, किसका शिष्य होता था ये? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाएगा मोहम्मद बिन तुगलक बनाएगा आगे चलकर। ठीक है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया का बाद में अजमेर की यात्रा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम पढ़ा लिखा मूर्ख पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन होता था बेटा? खुसरो खां। ठीक है, और कहते हैं खुसरो खां है ना, पहले तो बेटा मुसलमान था और बाद में ना इसने कौन सा धर्म अपना लिया था? हिंदू धर्म अपना लिया था। और ये खुद को ना ये कहता था मैं पैगंबर का क्या हूं? सेनापति हूं। लिख लो, खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का क्या बताया था इसने? सेनापति बताया था। लिख लो, खुसरो खां ने खुद को कहाँ का किसका सेनापति बताया बेटा? क्योंकि आप पढ़ोगे ना ये खलीफा, ये पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ही खलीफा नामक पद आया था। पैगंबर मोहम्मद साहब का आपको बताया था। ठीक है, आपको बताया था ना पिता का नाम क्या होता था, माता का नाम क्या होता था? अमीना बताया था ना। ठीक है, खादीजा बताया था, इनकी पत्नी थी। फातिमा इनकी बेटी थी जिसकी शादी अली से की थी। पिता का नाम क्या था इनके? अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना। ठीक है, 570 में इनका जन्म हुआ। 610 में हीरा नामक पहाड़ी पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 में हिजरी संवत चलाया। 631 में क्या हो गई थी? इंतकाल हो गया था। पढ़ाया था ना पैगंबर मोहम्मद साहब। तो ये कहता है मैं पैगंबर का क्या हूँ? सेनापति रहूंगा। और कहते हैं 1320 में ही ना इसकी हत्या कर दी बेटा गाजी मलिक ने। और 1320 में ना एक नया वंश आएगा, 1414 तक रहेगा। और उस वंश को हम मानेंगे कौन सा वंश? तुगलक वंश। इसका संस्थापक रहेगा बेटा गाजी मलिक। और पेपर में एक बार आया, गाजी मलिक का वास्तविक नाम क्या रहेगा? ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये गद्दी पर किस नाम से बैठेगा बेटा? गाजी मलिक ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठेगा। एक बार आया था तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में गाजी मलिक और ग्यासुद्दीन तुगलक था, तो हमें गाजी मलिक के साथ जाना पड़ा, क्योंकि इसका ना रियल नाम क्या था बेटा? गाजी मलिक। और गद्दी पर किस नाम से बैठा था? ये ग्यासुद्दीन तुगलक। और इसको गाजी मलिक की उपाधि किसने दी थी?
अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो राजा बनने से पहले ना ये पंजाब का क्या होता था, गवर्नर होता था। लिख लो राजा दीपापुर का। ठीक है, लिख लो ये राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था, पंजाब का गवर्नर होता था। लिख लो यह राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था बेटा, तो ये राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था, पंजाब का गवर्नर होता था। बताया था ना दीपापुर का इसको गवर्नर बना दिया था। तो ये राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर होता था, पंजाब का। नाम क्या था इसका वास्तविक, गाजी मलिक। गद्दी पर किस नाम से बैठा, ये ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। और इसने किस अंतिम राजा को हराया था, खुसरो खां। ठीक है, ये किसको मारकर गद्दी पर बैठा था, लिख लो बेटा खुसरो खां की हत्या कर कर गद्दी पर बैठा था। यह खुसरो खां की हत्या करके कहाँ पर बैठा था बेटा, गद्दी पर बैठा था। और डाक प्रथा का प्रचलन है ना सबसे पहले बेटा, डाक प्रथा का, डाक प्रथा को व्यवस्थित करने वाला, व्यवस्थित करने वाला पहला राजा कौन होता था बेटा, ग्यासुद्दीन तुगलक। हम डाक प्रथा को आगे बढ़ाएगा शेरशाह सूरी, लेकिन डाक प्रथा को ना सबसे पहले व्यवस्थित किसने किया था, या डाक प्रथा का इसको जनक के रूप में भी हमें देख सकते हैं। लिख लो डाक प्रथा को प्रचलित करने वाला, डाक प्रथा को प्रचलित करने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा कौन होता था बेटा, ग्यासुद्दीन तुगलक होता था। और कहते हैं ये पहला राजा था बेटा जिसने कृषि पर ध्यान दिया। क्या, किस पर ध्यान दिया बेटा, कृषि पर ध्यान दिया। लिख लो यह पहला राजा था जिसने किस पर ध्यान दिया था, कृषि पर ध्यान दिया था। लिख लो कृषि पर ध्यान देने वाला भारतीय इतिहास का पहला राजा था। कृषि पर ध्यान देने वाला भारतीय इतिहास का कौन सा राजा था बेटा, पहला राजा था। कृषि पर ध्यान देने वाला भारतीय इतिहास का कौन सा राजा था, पहला राजा था। जिसने किस पर ध्यान दिया था बेटा, कृषि पर ध्यान देने वाला भारतीय इतिहास का कौन सा राजा था, ये पहला राजा था। जिसने किस पर ध्यान दिया था, कृषि पर ध्यान दिया था। किसने कृषि पर ध्यान दिया था, कृषि कब होगी बेटा, जब क्या होगी हमारे यहाँ नहरें होंगी या क्या होगी, कुआं। तो नहरों और कुओं का विचार सबसे पहले किसके दिमाग की उपज थी, ग्यासुद्दीन तुगलक की। ठीक है, हालांकि बेटा बाद में ना मोहम्मद बिन तुगलक नहरों का निर्माण कराएगा और नहरों का जाल बिछाएगा फिरोज शाह तुगलक, लेकिन नहर है ना ये किसके दिमाग की उपज थी, ग्यासुद्दीन तुगलक के दिमाग की उपज थी। बेटा कृषि की ओर ध्यान कैसे दिया जाएगा, जब पानी होगा तभी तो कृषि होगी ना। बिना पानी के कृषि संभव है क्या, बिना पानी के कृषि संभव नहीं है। पानी कहाँ से आएगा, नहरों से या कुओं से आएगा। तो सबसे पहले है ना नहरों की ओर ध्यान किसने दिया था, ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिया। ये बेटा वैसे राजा देखा जाए ना, अगर किसी को मारकर बना है तो बेटा जैसे कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वही वाली बात है, मारकर ही राजा बनते हैं। ठीक है, तो कहते हैं इसने ना कह दिया था अगर है ना कि अगर कभी क्या पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, अगर कभी क्या हो जाएगी, ओला वृष्टि हो जाएगी, तो है ना ये भू राजस्व को क्या कर देता था बेटा, कम या माफ कर देता था। पहला राजा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो कह दिया बेटा चाहे कुछ भी हो मेरे को कितना चाहिए, 50% चाहिए। ये कहता है अगर अकाल पड़ गया, ओला वृष्टि हुई, अगर आपको फसल नहीं हुई ना, तो या तो भू राजस्व बिल्कुल कम कर देता था या क्या कर देता था, ये माफ कर देता था। लिख लो ये भू राजस्व है ना, अगर अकाल पड़ जाता, अगर अकाल पड़ जाता, ओला वृष्टि हो जाती, तो ये भू राजस्व क्या कर देता था, माफ कर देता था। और तुगलक वंश में भू राजस्व की दर बेटा कितनी होती थी, 1/10 होती थी, सबसे कम। लिख लो तुगलक वंश में भू राजस्व की दर कितनी होती थी, 1/10 होती थी। लिख लो तुगलक वंश में भू राजस्व की
दर कितनी होती थी बेटा? 1/10 होती थी। लिख लो, तुगलक वंश में भू राजस्व की दर कितनी होती थी बेटा? 1/10 होती थी। भू राजस्व कितना होता था? 1/10। और ये ऐसा राजा था, भू राजस्व क्या कर दिया करता था? माफ भी कर दिया करता था। ठीक है, इसके समय में लिख लो, मंगोलों ने 29 बार क्या किया था? आक्रमण किया था। इसके समय में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? 29 बार, सबसे ज्यादा बार। लिख लो, इसके समय में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? 29 बार आक्रमण किया। आज तक है ना, जैसे आप पढ़ोगे ना बेटा, ठीक है, वैसे अगर कोई राजा पूछे ना जिसके टाइम में मंगोलों ने सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी में के टाइम में मंगोलों से रक्षा तो यही करता था। ठीक है, तो रियल में अगर किसी ने मंगोलों से सबसे ज्यादा सामना किया है तो ग्यासुद्दीन तुगलक है। अगर पूछे किस राजा के टाइम में मंगोल आक्रमण सबसे ज्यादा हुए तो अलाउद्दीन खिलजी है। और मंगोलों को सबसे ज्यादा आमना सामना किससे हुआ? व्यक्ति पूछे तो ग्यासुद्दीन तुगलक। कितने बार टकराया था अकेला मंगोलों से? और 29 के 29 बार। लिख लो, इसने मंगोलों को हराया था। इसने मंगोलों को कितनी बार हराया था बेटा? 29 बार मंगोलों को इसने क्या किया था? हराने का काम किया था। इसने कितनी बार मंगोलों को हराया था? बता दो। 29 बार इसने किसको हराया था? मंगोलों को हराया था। इसने कहते हैं बेटा, एक है ना शहर बसाया था दिल्ली में जिसका नाम रहेगा तुगलकाबाद। ठीक है, लिख लो, इसने कौन सा शहर बसाया था? तुगलकाबाद शहर बसाया था। लिख लो, इसने कौन सा शहर बसाया था? तुगलकाबाद शहर बसाया था। लिख लो, ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में कौन सा शहर बसाया बेटा? पेपर में एक बार ये क्वेश्चन आया कि तुगलकाबाद में 56 एक गेट था बेटा जिसका नाम था 56 कोट, वो लगवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और बच्चे ग्यासुद्दीन तुगलक कराए और क्वेश्चन है गलत हो गया। इस तुगलकाबाद में एक गेट है बेटा जिसका नाम रहेगा 56 कोट, और ये गेट का निर्माण करवाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो बेटा शहर पूछे तो किसने बसाया? पिता ने। और गेट पूछे तो किसने लगाया? बेटे ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद में कौन सा गेट लगवाया था? 56 कोट गेट लगवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद में कौन सा गेट लगवाया था बेटा? 56 कोट गेट लगवाया था। तुगलकाबाद में कौन सा गेट लगवाया था? किसने लगवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद में कौन सा गेट लगवाया था बेटा? 56 कोट गेट लगवाया था। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, अब कहते हैं कि एक बार है ना ये बंगाल को जीत कर आ रहा था। किसको जीत कर आ रहा बेटा? और इसने ना दिल्ली में ना एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजामुद्दीन ओलिया। और निजामुद्दीन ओलिया के ना इसके साथ संबंध क्या नहीं थे बेटा? अच्छे नहीं थे। अच्छे थे नहीं, अच्छे नहीं थे, ये याद कर लेना। कहीं कह दो अच्छे थे, अच्छे नहीं थे। ठीक है, कोई बताएगा क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि वो खुसरो खां का तो गुरु था और इसने खुसरो खां को मारा था। ठीक है, अगर बेटा हम किसी के शिष्य को मारेंगे तो उसके गुरु के साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे क्या? कभी नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि बेटा गुरु है ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई उसके शिष्य को मार दे। तो इसका ना किसके साथ संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन ओलिया। लिख लो, ग्यासुद्दीन तुगलक जब बंगाल को जीत कर आ रहा था, ग्यासुद्दीन तुगलक जब बंगाल को जीत कर आ रहा था, इसके संबंध किसके साथ नहीं अच्छे थे? तो इसने निजामुद्दीन ओलिया को एक पत्र लिखा, बोला जब तक मैं आऊं ना तो मेरे को तो दिल्ली में दिखाई नहीं देना चाहिए। बोला मैं दिल्ली में एंटर करूंगा तो इतने तू दिल्ली छोड़कर चला जा, तेरी गनीमत होगी। ठीक है, अगर मैंने तेरे को दिल्ली में देख लिया ना, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब इसने ना एक बहुत फतेह की बात बोली, हुजूर हुजूर अभी दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दुरस्त, हजूर अभी दिल्ली दुरस्त।
यानी मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, साहब अभी दिल्ली दूर है। साहब अभी दिल्ली क्या है, दूर है। और बेटा आज भी ये कहावत क्या है, फेमस है। ये वर्ड पूछे जाते हैं, किसने किसको बोले थे, निजामुद्दीन औलिया ने किसको बोले थे बेटा, गयासुद्दीन तुगलक को बोले थे, हजूर अभी दिल्ली दुरस्त, कि साहब अभी दिल्ली दूर है। आज भी बेटा हमारे मम्मी पापा हमें कहते हैं बेटा दिल्ली दूर है, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है हम छोटी छोटी बातों पर खुशियां मना लेते हैं। क्लास टेस्ट में किसी के 100 में से 90 नंबर आगे, बोला मैं तो लग गया, ठीक है, तो टीचर बोलता है बेटा अभी दिल्ली दूर है, ठीक है। मतलब कंपटीशन है ना, अभी मत मानो, कंपटीशन तब होगा जब आप एग्जाम में कंपटीशन का क्या करोगे, सामना करोगे, ठीक है। एक घर आकर ना एक बेटा बोला कि मम्मी मम्मी मैं दौड़ में फास्ट आ गया, ठीक है। बोला बेटा जब काका वाले दौड़ेंगे ना तेरे साथ तब पता चलेगा तू फास्ट है, यानी जब तेरा मुकाबला तेरे अपनों से होगा ना तब पता चलेगा तू फास्ट है या नहीं है। तो कंपटीशन में बेटा घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है। और अभी देखो सीईटी में 4 गुना क्रीमी बच्चे हैं, 4 गुना में अगर आ रहे हैं तो, ठीक है। तो कंपटीशन है ना, तो इसने इसीलिए कहा था साहब अभी दिल्ली दूर है। और पुराने टाइम में बेटा कोई पीर फकीर कोई बात बोल दिया करते थे ना, वो क्या होती थी, सत्य साबित होती थी, ठीक है। कहते हैं ये दिल्ली में जैसे एंटर करने वाला था ना, तो इसका बेटा होता था जिसका नाम जोना खां। क्या नाम होता था, जोना खां होता था, जो आगे मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। इसके लिए कहते हैं दिल्ली के बाहर है ना एक महल बनवाया था, और महल कहते हैं वो लकड़ी का महल था। कई इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि इसकी ना सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन ना इसके बेटे का नाम क्या था बेटा, जोना खां। दिल्ली में एंटर करने से पहले ना इसके बेटे ने क्या बना दिया, एक महल बना दिया। तो गयासुद्दीन तुगलक बड़ा खुश हुआ कि तेरी जीत की खुशी में तेरे बेटे ने क्या बनवाया है, महल बनवाया है। बेटे के मन में कुछ और ही चल रहा था, और जैसे ही कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक महल के अंदर गया ना, तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने या जोना खां ने महल को क्या लगा दी बेटा, आग लगा दी। तो इसका पिता उस महल में जलकर मर गया। लिख लो, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में। 1320 से 25 तक कौन रहेगा बेटा, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बेटे ने ना कहते हैं क्या बना दिया था बेटा, लकड़ी का महल बना दिया था। और उस लकड़ी के महल में ना जल कर किसकी मृत्यु हो गई, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। कब हुई थी, 1325 में। तो 1320 से 25 तक किसका शासनकाल रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल रहेगा। लकड़ी के महल में जलकर, कुछ कहते हैं बेटा उस ऊपर है ना एक लकड़ी का बहुत बड़ा कोई गंठा सा बना हुआ था, वो नीचे गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर ना उस महल के अंदर किसकी मृत्यु हो गई थी, गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। अब राजा कौन बनेगा बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से 1351 ईस्वी तक राजा कौन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इसका शासनकाल कब से कब है, 1325 से 1351। लिख लो, 1325 से 1351 तक राजा कौन रहेगा, 1320 से 25 इसका पिता था, 25 से 51 कौन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा। इसका शासनकाल कब से कब तक रहेगा बेटा, 1325 से 1351 तक किसका शासनकाल रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन। पेपर में आया था बचपन का नाम जोना खां। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था, लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या होता था बेटा, जोना खां होता था। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या होता था, क्या नाम होता था बचपन का, जोना खां। जोना खां किसके बचपन का नाम होता था, मोहम्मद बिन। लिख लो, इसने पिता की मृत्यु के 3 दिन बाद खुद को राजा घोषित कर लिया। इसने अपने पिता की मृत्यु के 3 दिन बाद
खुद को क्या घोषित कर लिया, राजा, और 40 दिन बाद क्या कर लिया, राज्य अभिषेक कर लिया। लिख लो, इसने पिता की मृत्यु के कितने दिन बाद राजा घोषित कर लिया था, 3 दिन बाद, और कितने दिन बाद राज्य अभिषेक कर लिया था, 40 दिन बाद इसने क्या कर लिया था, बता दो, राज्य अभिषेक कर लिया था। अगर बेटा कोई पिता की मृत्यु के 3 दिन बाद खुद को राजा घोषित कर लेगा तो उसको पिता की मृत्यु का कोई गम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गम क्यों नहीं होगा, इसने अपने पिता को मारा तो गम किस चीज का, ठीक है। 3 दिन बाद इसने खुद को क्या घोषित कर लिया, राजा। 40 दिन बाद क्या कर लिया, खुद को राज्य अभिषेक कर लिया, ठीक है। तो ये यहां से शुरू होती है बेटा एक पढ़े लिखे मूर्ख की कहानी, जिसे हम पढ़ा लिखा मूर्ख बोलते हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था आज तक। मैं मानता हूं और मैं आपको बताऊंगा, आप भी मानोगे कि इस जैसा कोई ज्ञानी पुरुष आज तक भारतीय राजाओं में पैदा ही नहीं हुआ। इतना इंटेलिजेंट था बेटा 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक है, जो आज 21वीं शताब्दी में जो चीजें हो रही है ना, इसने 14वीं शताब्दी में, नरेंद्र मोदी जी अभी 2000 का नोट स्टार्ट किया था, ठीक है, यानी वो करेंसी बदली थी, किसको रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए। बोला पुरानी करेंसी जमा करवा दो, नए नोट ले जाओ। नोटबंदी हुई थी ना, अभी 2000 का नोट भी इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। तो ब्लैक मनी है ना, घटी नहीं बढ़ गई, तो इन्होंने वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। पहले तो रिश्वत है ना, अगर मतलब अब तो 2000 के नोट रिश्वत में दिए जाए, कितने के होते हैं 2000 के नोट है, ठीक है। और वैसे अगर 100 के हो तो मतलब कितने ज्यादा हो जाते हैं, दिखाई देते हैं ना, तो इससे ब्लैक मनी ज्यादा बढ़ी थी, रिश्वत ज्यादा बढ़ी थी, तो 2000 का नोट क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसी प्रकार बेटा इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। सारी चीजें आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ना इनके बारे में मैं बता देता हूं। इसने ना एक विभाग की स्थापना की जिसे बोलते हैं दीवान ए कोही। लिख लो, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा विभाग बनाया था बेटा, दीवान ए कोही, और इसका मुखिया होता था अमीर ए कोही। दीवान ए कोही का मुखिया कौन होता था बेटा, अमीर ए कोही। और ये है ना कृषि की देख रेख के लिए क्या होता था, विभाग होता था। लिख लो, कृषि की देखभाल के लिए इसने कौन सा विभाग बनाया था बेटा, दीवान ए कोही विभाग बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए कौन सा विभाग बनाया था बेटा, दीवान ए कोही। और उसका मुखिया कौन होता था, बता दो, अमीर ए कोही होता था। इसका मुखिया कौन होता था, अमीर ए कोही होता था, ठीक है। तो दीवान ए कोही किसने विभाग बनाया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक है ना, अगर मैं तुगलक वंश की बात करूं ना, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा। लिख लो, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा, छोटा किसका था बेटा, कल ही पढ़ा था ना, खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल सबसे कम था और तुगलक वंश का कार्यकाल क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा लगभग कितने साल बेटा, 94 साल, 1320 से 1414 तक रहेगा। तो दिल्ली सल्तनत है ना, आप इसको पढ़ा लिखा मूर्ख वैसे बोल दो, लेकिन दिल्ली सल्तनत अगर मैं बात करूं ना, सबसे बड़ी किसके टाइम में थी, अलाउद्दीन खिलजी। इसके टाइम में ना दिल्ली सल्तनत में कितने प्रांत होते थे, 23, और इसके टाइम में कितने विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह हुए थे। लिख लो, दिल्ली सल्तनत सबसे बड़ी किसके टाइम में होती थी, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में होती थी, ठीक है। इसके बाद बेटा दिल्ली से ना बहुत सी सल्तनत छोटी छोटी अलग हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक है ना, राजा है ना, ठीक है, उसने ना दिल्ली से जो एरिया अलग हुए ना, उनको कभी भी दिल्ली में मिलाने की कोशिश फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की। उसने तो जितना शासन था ना, उसको क्या बढ़ाया था, आगे बढ़ाया था। तो दिल्ली सल्तनत, ये क्वेश्चन आएगा, किसके टाइम में सबसे बड़ी होती थी बेटा, कितने प्रांत होते थे, कितने विद्रोह हुए थे, 34 विद्रोह हुए, ठीक है। अब ये राजा बना ना बेटा, इसने 4 योजना चलाई थी। कितनी योजना चलाई, 4, और चारों क्या हो गई बेटा, असफल हो गई। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
एजुकेटेड इडियट बोला जाता है। एजुकेटेड इडियट किसको बोलते हैं? एजुकेटेड इडियट किसको बोलते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी पढ़ा लिखा मूर्ख। इसको क्या बोला जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख। पहली योजना है ना, इसने कहते हैं दिल्ली से राजधानी दौलताबाद कर दी, और दौलताबाद को ही देवगिरी कहा जाता था उस टाइम में। दिल्ली से राजधानी क्या कर दी? दौलताबाद। लिख लो, इसने अपनी राजधानी 1327 में की थी बेटा। कब की थी? 1327 में। लिख लो, 1327 में इसने राजधानी दिल्ली से कहाँ कर दी थी बेटा? दौलताबाद। ठीक है, और इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी इसके लिए की क्योंकि इसके पिता के टाइम में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? तो ये अपनी प्रजा को किस आक्रमण से बचाना चाहता था? मंगोल आक्रमण से, क्योंकि दिल्ली है बेटा, इस पर आक्रमण करना बड़ा आसान होता था, और ये ले गया अपनी राजधानी दौलताबाद। बोला वहां पर आक्रमण नहीं होगा। अब क्या हुआ, इसने राजधानी परिवर्तन करेंगे ना, तो हमारा लगभग है ना, हम अपना मेन सामान है ना, वो दिल्ली से उठाकर कहाँ लेकर जाएंगे? दौलताबाद लेकर जाएंगे ना। पहले घोड़ों वगैरह से, हाथियों से सामान ले जाया जाता था। हम है ना, दौलताबाद में इसने पहले से राशन व्यवस्था कर दी थी कि हम वहां जाएंगे तो वहां तो राशन मिल जाएगा। तो दिल्ली से ना उतना राशन ये साथ है, क्योंकि और भी सामान ले जाना होता है ना, खाना पीना उतना नहीं ले जा सकते। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ये दिल्ली से दौलताबाद रवाना हुए ना, रास्ते में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। ठीक है, तो इनका ना अकाल पड़ता है ना, तो दूर दूर तक खाने की कोई चीज नहीं मिलती। पुराने टाइम में अकाल पड़ा करते थे बेटा, हम तो लकी है, हमें पता ही नहीं अकाल क्या होता है। अकाल के टाइम में ना फसलें बिल्कुल भी नहीं होती है, सूखा होता है चारों तरफ है ना, पेड़ पौधे कुछ सारे जल जाते हैं। जब अकाल पड़ता है तो बारिश होती नहीं है, ना तो गेहूं होगी, ना मतलब आपकी कपास, कुछ नहीं होता। तो रास्ते में ना मतलब ये सोच रहे थे कि कुछ अनाज हम साथ में ले जाते हैं, कुछ हम खरीद लेंगे रास्ते से। ठीक है, तो अब रास्ते में क्या पड़ गया बेटा? अकाल। तो अनाज इनके पास इतना था नहीं, तो इनकी ना कहते हैं सेना आदि के लगभग सेना भूख से मर गई जब ये कहाँ पहुंचे? दौलताबाद। और बाद में कहते हैं 1334 के आसपास है ना, इन्होंने दौलताबाद से दोबारा राजधानी क्या कर ली? दिल्ली कर ली। ठीक है, 1334-27 में तो ये दिल्ली से गए थे दौलताबाद, और 1334 के आसपास ये वापिस कहाँ गए बेटा? दौलताबाद से दिल्ली। अब योजना तो इसकी बुरी नहीं थी ना, क्योंकि ये प्रजा को किससे बचाना चाहता था? मंगोलों से। ठीक है, योजना तो इसकी बुरी नहीं थी ना, लेकिन क्या पड़ गया बेटा? अकाल पड़ गया, तो ये योजना इसकी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। ठीक है, अब क्या किया बेटा? ये है ना, एक एरिया है खुरासान, और एक एरिया था कारचिल। ठीक है, खुरासान और कौन सा एरिया था बेटा? यहां लिख देता हूं, खुरासान और कारचिल। इसको ये क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। अब जैसे सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपद जीते, हम उसको महान राजा बताते हैं ना, कि सम्राट अशोक जैसा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपद जीते, हम उसको भी महान बताते हैं। अगर कोई राजा दूसरे एरिया को जीते, इसमें बुराई तो नहीं है ना। तो ये किसको जीतना चाहता था बेटा? बहुत बड़ा एरिया था खुरासान और कारचिल का। ठीक है, तो इसने ना अपनी सेना में सैनिक भर्ती कर लिए 3,70,000। कितने सेनापति भर्ती कर लिए बेटा? कितनी बड़ी सेना तैयार कर ली? 3,70,000। और उन सैनिकों को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, क्योंकि सैनिकों को आदत पड़ी हुई थी। बोला सेना में तभी जाएंगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उनको क्या देता था? नगद वेतन देता था। बोला वो तो नगद देता है, मैं आपको अग्रिम दूंगा। ठीक है, 1 साल का एडवांस क्या दे दूंगा? वेतन। अब 1 साल का एडवांस वेतन मिल जाए तो बेटा वो काम क्यों करेगा? ठीक है, बोला 1 साल का तो मिल गया, अब लड़ेंगे तो भी इतना ही रहेगा, ना लड़ेंगे तो इतना रहेगा। अब सेना है ना बेटा इतनी एक्टिव नहीं रही, तो अब है ना, जैसे ये अपनी सेना को ना मतलब खुरासान और कारचिल, वहाँ का एक एरिया का, ये बहुत बड़े एरिया थे बेटा, यहाँ की सेना बहुत लाखों में थी। यहाँ पर 2 भाई थे, एक खुरासान में था, एक कारचिल में था। दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती थी।
तो इसको ये था कि दोनों भाई है ना आपस में लड़ेंगे और मर जाएंगे, और तुम है ना बाद में कोई सेनापति वगैरह होगा उनसे लड़कर क्या जीत लेना खुरासान और कारचिल। और जैसे ये सेना लेकर गया ना तो उन दोनों भाइयों में समझौता हो गया। क्या हो गया? समझौता हो गया। तो बेचारे की ये योजना, अब इतना ताकतवर था नहीं कि 3,70,000 सैनिकों से 10 लाख सैनिकों को ये हरा दे, तो ये योजना भी क्या हो गई इसकी? असफल हो गई। आते ही सैनिकों को निकाल दिया। अरे उनको तो निकालो, 1 साल की तो फीलिंग ले चुके हैं, उनको तो कोई फर्क पड़ना नहीं था। इसका शाही खजाना क्या हो गया बेटा? खाली हो गया। खजाना तो इसलिए इसने सोचा जब खुरासान और कारचिल को जीत लेगा खजाने की कमी नहीं रहेगी, तो इसकी ये योजना भी क्या हो गई बेटा? असफल हो गई। ठीक है, ये वो जैसे एक कहावत है ना बेटा, जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में, ठीक है, 2 बंदरों की लड़ाई में फायदा कौन उठा लेती है? बिल्ली। ठीक है, ये फायदा उठाना चाहता था, ये असफल हो गई। फिर इसने ना बेटा क्या किया, अब राजा का खजाना खाली होगा ना तो इसने दोआब क्षेत्र में, दोआब क्षेत्र वो होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, दोआब क्षेत्र में लिख लो। इन्होंने इसने क्या कर दिया बेटा? कर में वृद्धि कर दी, कर में वृद्धि कर दी। और दोआब क्षेत्र कौन सा होता था? 2 नदियों के बीच का जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। योजना ये भी तो बुरी नहीं थी ना, जहां पर इनकम ज्यादा हो वहां पर कर लगा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। अलाउद्दीन खिलजी तो बिना इनकम के 50% लेता था। तो इसने कहा कि दोआब क्षेत्र में ना जो कर होगा ना वो उनको क्या देना होगा? ज्यादा देना होगा। तो बेटा जिस टाइम इसने वृद्धि की थी ना उसी टाइम अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। ठीक है, बेचारे की किस्मत बहुत खराब थी। योजना एक भी बुरी नहीं थी। आज भी इतिहासकार नहीं कहेंगे कि इनकी योजना बुरी है, लेकिन ना परिस्थितियां क्या थी बेटा? खराब थी। ठीक है, आपने सुना है कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, वही कहानी है। एक तो घर में आटा नहीं था, मेहमान आ गए ज्यादा और पानी ज्यादा पड़ गया, वो ही गीला हो गया। तो वही कहानी हो गई बेटा इसके। कहते हैं ये सच्चाई होती है बेटा, जब है ना आपकी किसी उंगली को चोट लग जाएगी ना, ठीक है, किसी भी आपकी उंगली को चोट लग जाएगी ना, दोबारा उसी उंगली पर पक्का चोट लगेगी। ये देख लेना, रिकॉर्ड है। आपके कहीं पर भी है ना चोट लगी होगी ना, उस चोट पर दोबारा चोट लगना तय है। ये गारंटी की बात बताता हूँ एक है। ठीक है, ये चाणक्य ने रफ कॉपी में लिखी थी। ठीक है, तो जहां पर चोट लगी होती है वहां पर दोबारा क्या लगती है? चोट लगती है। अब इसने क्या किया बेटा, इनके टाइम में ना चांदी है ना, चांदी में क्या आ रही थी? कमी। और चांदी कौन सी धातु होती थी? अमूल्य धातु होती थी। तो चांदी की कमी को दूर करने के लिए ना इसने कहते हैं कांसे के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए बेटा? कांसे के सिक्के चलाए। और कुछ इतिहासकार कहते हैं इसने चमड़े के भी क्या चला दिए थे? सिक्के चला दिए थे। ये किसको बचाना चाहता था? चांदी। चांदी लिख लो, विश्व में सबसे ज्यादा मैक्सिको में होती है और भारत में खेतड़ी राजस्थान। भारत में चांदी कहां पर होती है? खेतड़ी राजस्थान में। लिख लो, विश्व में चांदी ज्यादा कहां पर होती है? मैक्सिको में। और भारत में चांदी कहां पर होती है? राजस्थान। भेड़ ज्यादा भारत में कहां पर होती है? राजस्थान में होती है। और चांदी विश्व में ज्यादा कहां पर होती है बेटा? मैक्सिको। भारत में राजस्थान में। सोना भारत में कर्नाटक में ज्यादा होता है। कोलार खान है ना, ये कर्नाटक की है बेटा, बड़ी मशहूर खाने हैं। ठीक है, बाबा बुंदन की पहाड़ियों में कर्नाटक में कॉफी ज्यादा होती है। ठीक है, कभी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो चांदी की ना, अब चांदी की क्या आ रही थी? कमी आ रही थी। तो इसने बोला यार चांदी अमूल्य धातु है, इसका ना हम क्या करेंगे? संरक्षण। तो इसने बोला कि आज के बाद है ना आप चांदी क्या करवा दो, हमें जमा करवा दो। और बदले में इसने कौन से सिक्के चला दिए? कांसे और चमड़े के क्या चला दिए? सिक्के चला दिए। अब लोगों ने क्या किया बेटा कि कांसे और चमड़े के सिक्के घरों पर बनाने क्या कर दिए? स्टार्ट कर दिए। अब चमड़े के सिक्के तो कोई भी बना सकता है ना, अब चांदी के सिक्के हर कोई बना नहीं सकता था क्योंकि चांदी की क्या थी? कमी थी। ठीक है, अब आपको कह दे सोने के सिक्के बना दो, नकली कहां से बनाओगे? ठीक है, सोने के सिक्के नकली पता चल जाते हैं, लेकिन चमड़े के सिक्के तो पता नहीं चलते हैं। ठीक है, जब है ना मार्केट में चारों ओर क्या हो गए? नकली सिक्के हो गए। ठीक है, और वो सिक्का है ना बेटा घूम फिर कर राजा के पास पक्का आता है कर के रूप में। ठीक है, तो इसको लगा यार ये तो क्या हो गया? नकली सिक्के आ रहे हैं। तो इसने क्या किया? बोला यार छोड़ो,
मैं तो चांदी को संरक्षित करना चाहता था, लेकिन ये पंगा हो गया। आप मेरे को ना पुराने सिक्के जमा करवा दो, बदले में आप अपने सिक्के वापस ले आओ। लोगों ने क्या किया, इसको नकली सिक्के जमा करवाए और असली चांदी के सिक्के इसे ले गए। इसका शाही खजाना क्या हो गया, खाली हो गया। योजना तो ये भी बुरी नहीं थी ना, अगर चांदी को कोई इंसान बचाना चाहता है तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना, लेकिन योजना ये भी इसकी गलत हो गई। इसीलिए कहता हूं बेटा, समय जब मुंह फेर लेता है तो कुत्ता भी शेर को घेर लेता है। ये सच्चाई है, जब समय मुंह फेरेगा ना, कुत्ता भी है ना वो शेर को घेर लेगा। वैसे कुत्ता शेर को कभी नहीं घेर सकता, लेकिन समय का। अपने घरों में दादाजी अक्सर कहा करते थे, ऊंट चढ़े को कुत्ता खा गया। ठीक है, वैसे ऊंट कितना ऊंचा होता है उसको कुत्ता खा नहीं सकता, लेकिन समय खराब होता है ना, ऊंट पर बैठे इंसान को भी क्या खा जाता है, कुत्ता खा जाता है। तो वही कहानी बेचारे इसके साथ हुई। तो इसका ना मतलब चारों योजनाएं इसकी क्या हो गई, असफल हो गई। इसीलिए इसको क्या कहा गया, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया। लिख लो, इसने ना सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। पहला राजा था जिसने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था। देखो, सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने बंद करवाई थी बेंटिक के साथ मिलकर, और हम राजा राम मोहन राय को आज भगवान मानते हैं। और इसने सबसे पहले, राजा राम मोहन रॉय से पहले सती प्रथा को क्या किया था, बंद करने का प्रयास किया। सोचो कितना इंटेलिजेंट राजा था। इसको ना खगोल शास्त्र का, किस शास्त्र का बेटा, खगोल शास्त्र का, ठीक है, आयुर्विज्ञान का, खगोल शास्त्र का, आयुर्विज्ञान का, कौन से विज्ञान का, आयुर्विज्ञान का, ठीक है, गणित का, विज्ञान का क्या था, इस बंदे को ज्ञान था, खगोल शास्त्र, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिस्ट, कितना बड़ा है। ठीक है, इसको लिख लो, खगोल शास्त्र का, आयुर्विज्ञान का, गणित का और विज्ञान का क्या था बेटा, इसको नॉलेज था। इतना इंटेलिजेंट राजा था, आप सोच भी नहीं। कौन था इंटेलिजेंट, मोहम्मद बिन तुगलक। खगोल शास्त्र का, आयुर्विज्ञान का, इसको क्या था बेटा, ज्ञान था। किसको ज्ञान था, मोहम्मद बिन तुगलक। इतना इंटेलिजेंट ये क्या होता, राजा था। तभी तो ये सांकेतिक मुद्रा को क्या कर रहा था, सांकेतिक मुद्रा का इसको जनक कहते हैं। क्वेश्चन आया था, सांकेतिक मुद्रा का जनक किसे कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन सी मुद्रा का, सांकेतिक मुद्रा। आज ये ना जो 1000 के नोट चल रहे हैं, 2000 के बंद हो गए, ये सांकेतिक मुद्रा ही है बेटा। इसको सबसे पहले किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा का क्या बोला जाता है, जनक। आज भी कहते हैं ना, आज इसको कहते हैं, कोई भी पंचायत होती है ना, वो गलत फैसला सुना देना, बोला ये तुगलकी फरमान है। क्या है ये, तुगलकी। आज भी इसका मजाक, इसको मरे को बेचारे को कितने साल हो गए, 20 मार्च 1351 को मरा था सिंध के थट्टा नामक स्थान पर। आज भी लोग इसका क्या उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बोला तुगलकी फरमान है। ठीक है, लेकिन ना ये एजुकेटेड राजा था। इससे आगे का इतिहास हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके दरबार में ना एक वो आया था, मोरको यात्री इब्न बतूता आएगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होगी। इससे रिलेटेड कई चंद्रशेखर और जैन प्रभासूरी जैन विद्वान इसके दरबार में रहते थे। काफ़ी कुछ इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज वाला समझ आ गया क्या?